सुमित्रा जी तापसी को लेकर रघुवंशी विलास से अग्रवाल मैंशन चली जाती है। पूरे रास्ते रघुवंशी विला से जाने के बाद सुमित्रा जी का गुस्सा हाई लेवल पर होता है, ये तापसी महसूस कर लेती है। अग्रवाल मिशन पहुंचने पर सुमित्रा जी बिना तापसी से कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। वही तापसी सुमित्रा जी को ऐसे जाते हुए कुछ सोचे लगते हैं, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, अब देखो कैसे बच्चों की मेरे इस बार से तुम आशी। आज तुम्हारी वजह से सबके सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा, तो इसका मतलब कल होगा सबके सामने, वह भी पूरे मसूरी शहर के। तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत कल मैं करूंगी। बहुत शौक है ना मेरी आदर्श की जिंदगी में उसकी पत्नी की जगह लेने का। देखो कल कैसे मैं तुम्हें उसकी जिंदगी में एक ऐसी औरत बना दूंगी कि हर कोई तुम्हें जिन और नफरत की नजरों से दिखेगा वहां पर। ये कहकर तापसी सुमित्रा जी के कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं सुमित्रा जी गुस्से में अपने कमरे में जाने के बाद सभी सामानों को इधर उधर फेंक के खुद से ही बोलते हैं, तुम्हारी वजह से आज जितेंद्र जी ने मुझ पर हाथ उठाया। आशी तुम्हारी वजह से हुआ, सही कहा था उन्होंने कि तुम मेरी जिंदगी में आओगी तो मेरी कुंडली के ग्रह बहुत ही बुरे चलेंगे, लेकिन अब मैं तो कुछ नहीं होने दूंगी। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह तुम हो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी और इस घर से दूर कर दूंगी। तापसी कमरे में अंदर आती है तो सुमित्रा जी की बातों को सुन लेती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। डेविल वो सुमित्रा जी के पास जाकर धीरे से बोलते हैं माँ, और अपने फेस को ऐसे दिखती है कि वो कितनी गिल्ट में है। सुमित्रा जी तापसी की आवाजों को सुन रहती है। तापसी बेटा आप यहाँ क्या करें, आपको आराम करना चाहिए, आप अभी जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, मैं आपसे बाद में बात करूंगी बच्चे। तापसी बोलेपन का एक्टिंग करते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना आज आपके साथ। अगर मैं जिद नहीं करती आदर्श को अपनी जिंदगी में शामिल करने को, तो आज डेट आपके हाथ नहीं उठाते। मेरी गलती, मेरी जीत की वजह से आज आपके ऊपर पापा हाथ उठाया ना, सब मेरी गलती है। ये कहते हुए तो आपसे जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर सुमित्रा जी का दिल एक पल के लिए नर्म हो जाता है और वह अपने नर्म भाव में कहती है, तापसी बेटा आपकी गलती नहीं है, आप तो वह मंगा जो आपका तब वह मंगा जो आपका था, मगर कोई आपकी फीलिंग समझ नहीं रहा बच्चे, मगर आपके मामा है ना, आपको आपका हक दिला के रहेगी। तापसी रोती हुए सुमित्रा जी के गले लगा के पीछे से हंसते हुए हल्के मुस्कुराहट के साथ रन्ने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मॉम आप कैसे करोगे, मेरे खिलाफ है और अब तो आपके भी खिलाफ होते जा रहे हैं, सब मेरी गलती है। काश मैं ये जिद ना की होती, काश मैं ये जिद ना की होती, काश मैं आशी से ये सब मंगा ना हो तो आज उसकी वजह से पापा आपके साथ किया ना करते। आशी का नाम आते ही सुमित्रा जी गुस्से से कह दिया, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब आशी की वजह से हुआ है बच्चा। अगर वो इतने ड्रामे ना करती, आपको आपका हक देता थी जो आपका है, तो आज आपके पापा हम पर हाथ ना उठाते। मगर आप चिंता मैच कीजिए, आपकी माँ है ना, हम आपके लिए करेंगे ये सब, आपको आपका आदर्श, आपका प्यार, सब मान सम्मान वापस दिलाएंगे। रघुवंशी फैमिली की बहू होने का हक हम दिलाएंगे। इसके लिए हम कल मसूरी जाएंगे, क्योंकि वहां पर एक ऐसी इंसान है जो हमारी मदद कर सकते हैं। उनके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है, नहीं यहाँ तक कि किशोर जी की भी। अगर उन्होंने को आपने अपने तरफ कर लिया तो समझ ही आशी की जगह आपकी। तापसी कंफ्यूज होते हुए कहती है, वहां ऐसा कौन है मां जिसे अपनी तरफ करने पर हम आदर्श को कर सकते हैं। तो सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए कहती है, वहां ऐसी शख्स है जहां पर सब रघुवंशी फैमिली उनके इशारों पर चलाता है। ये सुनते ही तो तापसी मुस्कुराते हुए कहती, फिर ठीक है हम आज ही चलते हैं ना, अभी निकलेंगे तो सुबह सबके पहले होने से वहां पहुंचे जाएंगे। तो सुमित्रा जी कहती है, ठीक है तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, उन्हें सब बता देती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में, ताकि कोई दिक्कत ना हो तो मैं वहां पर और ना मुझे। तापसी सुमित्रा जी की रूम से जाने के लिए निकलते हैं। मैं सुमित्रा जी किसी औरत को फोन मिलती है, दूसरे ही पल में वो और फोन निकाल उठाकर एक कड़क आवाज में हेलो कहती है। सुमित्रा जी जल्दी से उनके फोन उठाने में प्रणाम काकी सा कहती है। वो औरत दूसरी तरफ से नर्म आवाज में फिर कहती है, खुश रहो सुमित्रा बेटा, क्यों याद किया हमें आज इतने महीना बाद। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए कहती है, हमें आपकी याद आई इसलिए याद किया, और वैसे भी कल तो हम आपसे मिलने आ रहे हैं काफी। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए कहती है, हमें आपकी याद आई इसलिए याद किया, और वैसे भी कल तो हम आपसे मिलने आ रहे हैं, ताकि आपकी बहू के साथ। यह सुनते ही उधर से उनकी नर्मम आवाज आती है, हम आपका इंतजार करेंगे और अपनी बहू का भी। उसके साथ ही वो पूछता है, और कैसे आदर्श बेटा भी आ रहे हैं आप सबके साथ, यह फैमिली भी, या आप अकेले ही आ रहे हैं पहले बार हमारी बहू के साथ। सुमित्रा जी मायूस होते हुए कहती है, नहीं का किस्सा, हम दोनों अकेले आ रहे हैं, वो लोग शाम तक आएंगे वहां पर। तू का किस्सा गुस्सा होते हुए कहती है, ऐसे कैसे अकेले आ रहे हो तुम, हमारी बहू के साथ क्यों नहीं आ रहा आदर्श। सुमित्रा जी दुखी होते हुए कहती है, कई से क्या बताएं आपको अब तापसी के साथ क्या हुआ। ये कहते हुए वो काकिसा को आधी अधूरी बात बताती है, जिसे सुनकर कि सब गुस्से से होते हुए कहती है, उसे लड़की की इतनी हिम्मत जो हमारी तापसी की जगह ले, तुम चिंता मत करो, कल वह रही है ना, हम उसे उसकी औकात दिखाएंगे।
ये सुनते ही सुमित्रा जी के चेहरे पर बड़ी सी कुटीर मुस्कान आ जाती है और वो प्रणाम करके फोन कट देती है। वही तापसी भर ये सब सुन रही होती है। वो मुस्कुराती वह कहती है, अपने आप से सब काम तो मेरी माँ करेगी, मगर तुम्हारा तमाशा बने का काम और देखने का काम बाकी का मैं करूँ, इस बात की पूरी ही तसल्ली करूंगी कि तुम्हारा तमाशा बने में कोई कसर ना छोड़ो। दूसरी तरफ आयुष रघुवंशी फिल्म से निकलने के बाद अपने असिस्टेंट जूनियर को कॉल करके कहता है, आज की सारी सर्जरी का सीमा तुम्हारे ऊपर है, याद रखें कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना तुम अपनी सजा के लिए तैयार रहना। उसके बाद वह अपना फोन रखकर अपनी गाड़ी को आशी द्वारा बताए गए होटल की तरफ मोड़ देता है। होटल रूम में पहुंचने के बाद आयुष जल्दी से कर में से निकाल के सिद्धू से रूम की तरफ जाने लगता है, जिसका रूम नंबर आशी ने बताया था। तभी उसमें बीच में रुकते ही आशी की बात याद आती है कि उसने कहा था कि सच जानना है तो अपने असली रूप में नहीं चलावे या नकली गेटअप में जाना। ये याद आते ही आयुष अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से उसे तरफ जाकर अपने सामने खड़े इंसान को देखे हुए बोलना है, आरव। आरव आयुष का दोस्त था बचपन, जो कि अभी आया है दूसरे देश से अपने बिजनेस को यहाँ पर सेटअप करने के लिए। आरव आयुष को देखकर खुश होते हुए बोलना है, बट ए प्लेजर सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयुष को सोते हुए बोलना है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तो तुम पूछ रहे हो तो पहले मैं ही बता देता हूँ कि मैं किसी जरूरी काम से आया हूँ, मुझे बस तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। वैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? आरव मुस्कुराते हुए बोलना है, यह मेरा ही होटल है, मैं इसको ओनर हूँ, बस यहाँ पर काम देखने आया था, अभी अभी शिफ्ट किया है ना हमने। आयुष को सोते हुए बोलना, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे बस तुम्हारे होटल के रूम नंबर 420 के होटल के क्लाइंट के बारे में जानना है कि वहां पर कौन रूम में आता है। तो आरव बोलना है कि वह तो एक प्राइवेट एरिया है, वो हमेशा रूम एक ही नाम पर बुक रहता है, CH17 420 रूम नंबर का सच रघुवंशी फैमिली के नाम। अखिलेश रघुवंशी पापा, किशोर रघुवंशी दादा, लता रघुवंशी मम्मी, आनंदिता रघुवंशी दादी, वाणी रघुवंशी बहन, माला रघुवंशी गोदली बहन, आदर्श रघुवंशी मेल लीड, जय रघुवंशी भा, जोड़ अग्रवाल फैमिली के नाम। तेजास अग्रवाल दादा, सुमित्रा अग्रवाल मम्मी, कशिश अग्रवाल दादी, तनुजा अग्रवाल बुआ, तापसी अग्रवाल सटेप सिस्टर 4, आशी अग्रवाल फीमेल लीड 5, प्रेम अग्रवाल बड़ा भाई 2, देव अग्रवाल बड़ा भाई 1, जितेंद्र अग्रवाल पापा, कृष अग्रवाल बड़ा भाई 3। दिल 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 फ्रेंड्स, मुझे स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए आपके थॉट्स की जरूरत है आगे के लिए। दिल 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 कल आपको तो इंटरेस्टिंग चैप्टर मिलेंगे। आयुष को आरव अपने साथ एक केबिन में ले जाता है, वहां पर उसे बैटर के कपड़े देखकर होटल रूम सर्विस कर देता है, जहां वीआईपी कस्टमर को सर्विस करने के लिए वाटर के पास होना जरूरी होता है। आयुष के तैयार होने पर आरव भी उसे पहचान नहीं पाता। वो शौक होते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें इस सेटअप में पहचान नहीं पाए तो और कौन पहचान पाएगा। अब मैं आयुष को देखकर इसलिए कहा था क्योंकि इस वक्त आयुष ने एक रेड कलर की धोती, ऊपर से कुर्ता, ऊपर से कर पर पगड़ी पहनी हुई थी, लाल कलर की उसके साथ में बड़ी बड़ी मूछें दाढ़ी लगाई हुई थी। आयुष खुश होते हुए कहते, मैं भी तो यही चाहता हूँ, कोई मुझे अभी पहचान है ना, क्योंकि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ मैं नहीं चाहता कोई वह काम होने से पहले मुझे या मेरे अक्ष को भी कोई पहचाने। आरव अपने पास से हाई टेक्नोलॉजी वाला एक ब्लूटूथ निकालकर आयुष को देते हुए बोलना है, ये तुम्हारे लिए है, ये होटल के किसी भी सर्विस को ब्रेक करने में तुम्हारे काम आएगा और कोई भी मुसीबत हो तो इससे कनेक्ट करके मुझे बता देना, मैं तुम्हारे मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद आयुष आरिफ की तरफ देखकर कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। आराम हाँ में कर हिलता है तो आयुष उसे फ्लो पर जाता है। जी फ्लो पर रूम नंबर 420 का रूम था। जब वह उसे फ्लो पर पहुंचता है तो वहां हाई टेक्नोलॉजी के सुरक्षा गार्ड के साथ उपकरण लिए खड़े थे। एरिया के हर बैठक की तलाशी ली जाने के बाद उन्हें जाने दिया जा रहा था। जब आयुष के बारे आती है तो वह एकदम नॉर्मल खड़ा रहता है, क्योंकि उसने इस चीज की ट्रेनिंग पहले ले रखी थी, जिसे वह आसानी से उसे फ्लो से पर होते हुए रूम नंबर 420 के आगे खड़ा हो जाता है। आयुष जब रूम का दरवाजा खोल के अंदर जाता है और सामने बैठे लोगों को देखा है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। फिर खुद को जल्दी सी नॉर्मल करके सामने देखा है तो सामने उसके अध्यक्ष हॉस्पिटल के बैठे हुए थे और उनके सामने एक और आदमी था जिसकी पीठ आयुष की तरफ थी, जिसकी वजह से वो उसका चेहरा तो नहीं देखा पा रहा था, मगर उनकी आवाज सुनकर उसे जानी पहचानी लगती है। जब वो सामने जाकर उसे आदमी का चेहरा देखा तो और ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके अंकल होते हैं जो कि अध्यक्ष से खूब ज्यादा नफरत करते, यहाँ तक कि उनका झगड़ा भी हुआ था, एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता। यहाँ एक दूसरे से प्राइवेट रूम में बातें कर रहे हैं और उनके साथ में एक मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल डॉन होता है जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है और सारे गैर कानूनी काम करता है, ड्रग डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई।
आयुष अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करके सबको वाइन और स्नैक्स सर्व करने लगता है। तभी उसे अपनी अंकल की आवाज आती है जो कि दो से बोलते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ह्यूमन हॉट को यहाँ से विदेश भेजने होगा, जिसकी हमें अच्छी खासी रकम मिलने वाली है, वरना अगर हमने यह नहीं किया तो हमें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। अलीश माफिया डॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम ह्यूमन अगेंस का इंतजाम करो, बाकी का काम तो तुम्हारे हो हॉस्पिटल के लोग ही संभालेंगे। और रही बात तुम्हारे उसे भांजे भतीजे की बात, उसे तो वह संभाल लेगी। हॉस्पिटल के अध्यक्ष आयुष के अंकल यानी तरुण कुकरेजा को कहते हैं, वैसे भी मैंने सुना है आयुष कल किसी काम से बाहर जा रहा है, तो हमारे लिए कल का वक्त सबसे सुनहरा रहेगा, लोगों को उनकी जिंदगी से तगई से रेह करने का और अपनी जिंदगी को एक आबादी देने का, और उनसे हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। इनके लिए तो यह एक सौभाग्य की बात होगी। कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने से अच्छा उनके जिंदगी को आजाद कर उनकी जिंदगी से हम जैसे की जिंदगी बनाई जाए तो कितना अच्छा होता है ना। तभी यह सब सुनते ही आयुष को गुस्सा आने लगता है। वो कुछ कहता इससे पहले वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। तभी गेट का दरवाजा खोलने हुए एक लड़की सेक्सी ड्रेस पहने अंदर आती है। एलिस उसे लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए गंदी तरह से बोला, लो ए गई हमारी लैला। इस वक्त उसे लड़की में एक ओवरकोट पहना हुआ था जो कि उसके घुटने तक आ रहा था, उसके फेस पर मास्क था। एलिस लड़की को देख घुराते हुए बोला, लगता है हमारी शीला को सावित्री का बनने का भूत चढ़ गया है। तभी तो देखो होता और सेक्सी दिखने वाली शीला और सावित्री की तरह खुद को ढक रखी है, लगता है मिशन को पूरा करते करते सच में उसे लड़के से ही प्यार करने लगा गई हमारी शीला। ये सुनते ही वो लड़की बड़े अदा से अपने कोट को सिलेक्टिव वे में उतार के वहीं साइड में फेंक देती है और कैट वॉक करके एलिश की गोदी में जाकर बैठ जाती है। मैं उसे लड़की को देखना बैठे जितने भी आदमी थे हाउस की नजरों से देखने लगते, क्योंकि इस वक्त उसे लड़की ने एक रेड कलर की झुमदार बैलून ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी क्लीवेज में साफ दिख रहे थे और वो ड्रेस थाई से भी कुछ ज्यादा ऊपर थी। वहीं आयुष उसे लड़की को देखकर जिनसे अपनी नजरें फेर लेता है, तभी आयुष के कान में उसे लड़की की मदहोश करने वाली आवाज आती है जो कि एलिस के गालों पर अपनी उंगली से देखते हुए भी चढ़ाते हुए कहती है, बेबिये ऐसे कभी हुआ है तुम्हारी लैला तुम्हें छोड़कर किसी और के प्यार में गिरे? मुझे तो तुम जैसे वाइल्ड मैन पसंद है, ना कि उसे जैसा सतायमान। जब भी उसके करीब जाऊं या उसे साड़ी उसे करने की कोशिश करो तो ऐसे भाग है पता नहीं जैसे मैं कोई चुड़ैल हूं। वो ये सुनते ही आयुष के अंकल कहते हैं, तुम पागल हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने आप पर गए, तुम शरीफ टाइप का इंसान है, अगर तुम ऐसी हरकत करते रहना तो हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। इतने महीना से जो तुम उसके पीछे एक प्यारी बोली पान का नाटक कर रही हो ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये सुनते ही वो लड़की अपने मास्क को उतरती है तो आयुष उसका चेहरा देखकर एकदम सुन हो जाता है, क्योंकि वह कोई नहीं संध्या थी। आयुष का दिल और दिमाग सब सुन हो गया था अपना पर का इतना गिनौना चेहरा देखकर। मिस्टर कुकरेजा कहते हैं कि तुम यह मत बोलो कि उसके पास तुम्हें मैंने ही पहुंचा, कैसे तुम्हें उसके गाड़ी के आगे एक दिन जानबूझकर नाटक करने को का एक्सीडेंट का उसकी वजह से ही तुम उसे अस्पताल में आई, उसे अस्पताल से ही तुम्हारी जिंदगी आयुष की जिंदगी में हुई एंट्री, वरना तुम्हारा यहां तक पहुंचाना नामुमकिन था। ये सुनते ही संध्या गुस्से में रहते हैं, मिस्टर कुकरेजा यह मत बोलिए, उसकी जिंदगी में आने तक का सफर भले ही अपने तय करवाया हूं, मगर यह मत भूलो उसकी जिंदगी में जगह बनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। उसे मिस्टर बजाज की बेटी को ब्लैकमेल किया, क्योंकि यह आप बोल रहे हैं कैसे हमने उसे मिस्टर बजाज की बेटी को ब्लैकमेल किया, ये क्या करके? अगर उसने हमारे बारे में कुछ भी बताए तो आयुष काकरिया और उसकी जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाएगा। तभी तो वह हमारे इशारों पर नाच रही है, आज तक के कठपुतली की तरह सब जगह उसकी जो खबर फैली है ना एक कैरेक्टरलेस होने की, घटिया लड़की होने की है। मत बोले, वो सब हमारे ही मेहरबानी है। अगर मैं उसे ब्लैकमेल करके सब करने को नहीं करती तो आज वो मैसेज कुकरेजा दिया आयुष की पत्नी बनती। कैसे इतनी मुश्किल से खुद को चोट बचाए, कितने दर्द रहे सिर्फ उसे लड़की को आयुष की नजरों में गलत साबित करने के लिए। बेचारी वह तो एकदम मासूम और बोली थी, मगर आयुष के प्यार में आंधी, तभी तो अपने दादा के खाने पर एक बार में ही उसे अपना फियोंसे मन लिया। अब तक उसे बचाने के लिए खुद बेइज्जती सा रही है उसके हाथों से। आयुष के नाम पर हमने इतने इलीगल काम करवाए जिसे सबूत अगर पुलिस के हाथों में लगाना तो सारा एग्जाम मेरी जगह आयुष पर आएगा, और यह बात वह मिस्टर कुकरेजा की बेटी पूजा अच्छे से जानती है। तभी तो देखो हमारी इशारों पर इतने अच्छे से नाच रही है। ये तो रुका एक का हमारे हाथ ना होता तो आज हम इतने बड़े काम में अभी हासिल नहीं कर पाते, उसे अस्पताल से इतनी सारे ह्यूमंगन्स की सप्लाई नहीं कर पाते। और जैसा मैंने आयुष को सोचा है वैसा ही निकला, जैसे मुझे अपने लिए जीवन साथी चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट। टाइम मैसेज कुकरेजा बने के बाद वह सब मुझे ही मिलेगा, इतनी पावर पोजीशन मिलेगी, इसे तुम्हें हाथ से बचाने नहीं दूंगी। पहले मेरा मकसद था ह्यूमंगन्स को अच्छे से सप्लाई करना, अब मेरा मकसद है मैसेज कुकरेजा बना।
ये सुनते ही आयुष के अंकल के चेहरे पर एक डेविल हंसी आ जाती है। वो कहते हैं, अच्छा है, हमारा काम और आसान हो जाएगा, तुम हमेशा के लिए मैसेज कुकरेजा बन जाना और मैं उसे कंपनी के सारे शेयर व शेयर होल्डर को अपने नाम करने की कोशिश करूंगा, जिसमें तुम्हारी मदद अच्छे से कर सकोगी मेरी। ये CH18 न्यू एंट्री आयुष को आई पूजा की याद रघुवंशी फैमिली के नाम। अखिलेश रघुवंशी पापा, किशोर रघुवंशी दादा, लता रघुवंशी मम्मी, आनंदिता रघुवंशी दादी, वाणी रघुवंशी बहन, माला रघुवंशी गोदली बहन, आदर्श रघुवंशी मेल लीड, जय रघुवंशी भा जोड़ अग्रवाल फैमिली के नाम। तेजास अग्रवाल दादा, सुमित्रा अग्रवाल मम्मी, कशिश अग्रवाल दादी, तनुजा अग्रवाल बुआ, तापसी अग्रवाल सटेप सिस्टर 4, आशी अग्रवाल फीमेल लीड 5, प्रेम अग्रवाल बड़ा भाई 2, देव अग्रवाल बड़ा भाई 1, जितेंद्र अग्रवाल पापा, कृष अग्रवाल बड़ा भाई 3। दिल 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 फ्रेंड्स, मुझे स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए आपके थॉट्स की जरूरत है आगे के लिए। दिल 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 ए फ्लैट कहानी पर आयुष होटल से निकालकर अपनी पार्किंग कर की तरफ जाता है। उसके पीछे ही आरव भी जाता है, जो कि उसे इतनी गुस्से में जाते हुए देखा है। आयुष अपनी कर एक बार की ओर मोड़ लेता है, जो कि इंडिया नहीं मुंबई का सबसे फेमस बार था। यहाँ पर हमेशा अमीर के बच्चे आते थे। ब्लू सनशाइन क्लब आयुष जैसे ही ब्लू शिनचैन क्लब में इंटर करता है, वैसे ही चारों तरफ बहुत से यंगस्टर को, जिसमें गर्ल्स बॉयज दोनों थे, उन्हें नशे में गाने पर झूमते हुए म्यूजिक के साथ ही रखते हुए देखा है। मगर वह इन सब पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बार काउंटर पर चला जाता है। बार काउंटर पर बैठे लड़के को एक स्ट्रांग वोडका वाइन के साथ मिक्स करके देने को कहता है। बेटा उसे 3 से कर गिलास बनाकर देखता है। बेटा उसे 3 से 4 गिलास बनाकर देखता है। आयुष एक के बाद एक ड्रिंक बिना झिझक के पी जाता है। उसने कभी ड्रिंक नहीं की थी, इसलिए उसे पर नशा से चढ़ाने लगा था। जैसे ही वो 6ठी क्लास के ड्रिंक उठाकर पीने को होता है, उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। आयुष गुस्से से सामने देखा है तो आरव उसे ही घूरते हुए देख रहा था। आयुष मुझे से आरव को देखा है तो आरव भी उसे गुस्से से देखते हैं और घुराते हुए बोला, तेरे देखने से मैं डराने वाला नहीं हूँ। आज बताइए इतनी ड्रिंक क्यों कर रहा है? आज ऐसा कौन सा गम है तुझे जो इतनी ड्रिंक कर रहा है तू? आयुष ग्लास ड्रिंक की घूमते हुए बोला। दिल टूटने का आरव कंफ्यूज होते हुए बोला, मतलब? आयुष नशे में सब कुछ होटल में जो हुआ आरव को बता देता है तो आरव गुस्से से कहता है, तो इसलिए तो ड्रिंक करें, अच्छी बात है ना? तुझे सबका सच पहले ही पता चल गया। उसे लड़की के लिए तो अपनी ऐसी हालत करे तो पागल हो गया है। बल्कि तुझे तो इस वक्त पूजा के पास होना चाहिए। उसने तुम्हारे लिए देखो क्या क्या नहीं था, जबकि तुम उसकी इतनी बेइज्जती खाते से मिलते भी नहीं थे। पूजा का नाम सुनते ही आयुष के चेहरे पर एक चमक और खुशी आ जाती है। वह थोड़ी देर में ही उदास और दुखी पाल में बादल जाती है। उदास होते हुए बोला, क्या वो मुझे माफ कर कि मेरी की हुई गलती पर वापस अपनाएगी मुझे? क्या मैंने की इतना बुरा किया संध्या की वजह से उसके साथ? आरिफ थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, अगर वो तुझे अपना आती नहीं, तुझे अपना नहीं मानती तो तेरे लिए इतना सब कुछ नहीं सहती। और यह फालतू की बकवास को अपने दिमाग से निकाल और यह बात याद रखो, तुझे दिल से अपना मानती है तभी तेरे लिए इतना सब कुछ किया है। अब गलती तेरी है तो सुधारना भी तुझे होगा। अगर वह नाराज है तो मानना भी तुझे होगा। आयुष एक कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, उसे मैं मनाऊंगा भी और अपने पास लाऊंगा और बाकी अपनी दुश्मनों को भी बर्बाद करूंगा। आरव मुस्कुराते हुए बोलना, ये हुई ना मेरे दोस्त वाली बात, तो तू बता आगे प्लान क्या किया है तूने? आयुष कंफ्यूज्ड होते हुए बोला, मतलब आगे क्या प्लान करना था? आरव घूरते हुए बोला, मानना है तो तूने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान तो करना होगा ना? आयुष एक चमक के साथ तो बोला, एक आइडिया है, कल मैं मसूरी जा रहा हूँ सभी फैमिली के साथ, तो क्यों ना उसे भी अपने साथ? आरव तो बोला, उसकी बातों को सुनकर अगर तू उसे ले जाएगा तो बाकी सबको भी पता चलेगा ना, फिर सबको क्या एक्सप्लेन देगा? आरव की बातों को सुन आयुष डेविल स्माइल करके बोला, तुझे लगता है आयुष कुकरेजा किसी को एक्सप्लेनेशन देने देगा या उनके बटनों को कोई जवाब देगा? यह मेरी जिंदगी है तो मैं अच्छे से जानता हूं कि मुझे कब क्या करना है। ये सुनते ही आरव बोला, तू कभी नहीं बदल सकता। तुझे कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना और भाभी से भी जल्दी मिलना। आयुष मुस्कुराते हुए बोला, बहुत जल्दी मिलाओ, पहले खुद उसे मना लूं। आरव बोल, ठीक है चल, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं क्योंकि तूने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। इस हालत में तू कर ड्राइव नहीं कर पाएगा और तुझे कल एयरपोर्ट भी जाना है। पता चले किसी का एक्सीडेंट करके जेल में बैठे और मानता रही हो जेल में ही कैदियों को, फिर या फिर उसे मुछड़ जेलर को बाहर निकालने के लिए। वही रघुवंशी विला में इस वक्त सभी अपने कमरे में आराम से सो रहे थे बिना कल की चिंता किए हुए, मगर किसी के चेहरे पर चिंता और फिक्र थी। वह थी आदर्श की। वह धीरे से अपने रूम की तरफ ही जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसे रूम को दिखा जिसमें वह और आशी रहते थे। उसका एक माकर आशी को देखने के लिए, इसलिए वो रूम की तरफ चला गया। इस वक्त आशिक अपनी नींद को पूरा करने लगी थी कल से, क्योंकि उसे सबकी जिंदगी की नींद जो उड़ानी थी।
आदर्श आशिक के साइड बैठ जाता है और एक तक आशिक को निहार नहीं लगता है। इस वक्त वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। आदर्श आशिक को नहीं आते हुए अपनी हाथों को आगे ले जाकर उसके बालों की लातों को हटाता है जो उसके गालों को छू रहे थे। फिर आदर्श ऑटो को हटाने के बाद आशिक को देखते हुए कहता है, तुम मासूम थी, या यूं कहूं अभी भी हो, मगर तुम नफरत के चक्कर में अपनी उतना मासूमियत को दबा दिया है। मगर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी उसे मासूमियत को मैं वापस लेकर आऊंगा अपने प्यार और अपनेपन से, क्योंकि उसे बर्बाद करने वाला मैं ही हूं, या यूं कहूं सबसे बड़ा हाथी तो मेरा है। तुम चिंता मत करो, कल जो भी हो मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूं, चाहे कितनी भी बड़ा सजा देना पड़े तुम भी मुझे, मगर मैं ऑफ नहीं करूंगा। हंसते हंसते तुम्हारी हर सजा को काबूल करूंगा। ये कहकर आदर्श आशिकी के माथे पर एक लाइट किस करके उसे एक आखिरी बार देखकर अपने रूम की तरफ निकल जाता है। उसके जाने के बाद आज अपनी आंखें खोल लेती है, क्योंकि उसे जब से उसका रीबत हुआ है उसे अच्छी सी नींद नहीं आती थी। उसकी नींद अब हमेशा कच्ची ही रहती थी। आदर्श के जाने के बाद आशी उसे तरफ गेट को देखते हुए बोलते हैं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो आदर्श, मगर मेरे दिए जख्म को सहने की ताकत मैं तुम्हें कभी आने ही नहीं दूंगी, क्योंकि जो जब मैं तुम लोगों को दूंगी ना, वो तुम्हारे दिल में एक नासूर बन के रह जाएंगे, जैसे मेरे दिल में बनकर रह गए हैं। अतीत की यादें भले ही वो पिछले जन्म की क्यों ना हो, मगर हुआ तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। एक हंसती खेलती मासूम सी बच्ची की जिंदगी को तबाह कर डाला, अपने फायदे, अपने स्वाद, अपनी इज्जत के लिए। जब तुम लोगों को सजा मिलेगी तब ये सब बर्बाद होगी, मासूमियत, इज्जत, रुतबा, जायदाद, और वो दर्द जो मिलेगा ना तुम्हें, उसमें मुझे बड़ा मजा आने वाला है। पहले मैंने उसे दर्द का स्वाद चखा था, अब तुम भी चख के देख लो, क्योंकि मेरे दर्द में सिर्फ तड़प और दर्द है, तुम्हारे दर्द में एक सजा, तड़प, दर्द और खुशी दोनों ही मुझे मिलेगी। ये कहकर आशी अपनी आंखों को वापस बंद करके सो जाती है। त्रिवेदी हाउस। इस वक्त त्रिवेदी हाउस में सिर्फ एक औरत बैठी हुई थी, किसी गहरी सोच में थी कि तभी उसके पास एक आदमी अपने हाथों से उसके कंधे को हिलाते हुए उसकी गहरी सोच से बाहर लताए है। वो सामने देखकर कहती है, पापा आप। तो वह आदमी देखकर कहता है, क्या सोच रही हो देवकी बेटा? देवकी जी उदास होते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं, बस आशी के फोन आए तो इसी के बारे में सोच रही हूँ। राम त्रिवेदी देवकी और सुमित्रा के पापा, कौशल्या त्रिवेदी देवकी और सुमित्रा की माँ। राम जी ने उनकी बातों को सुन क्या कहा, आशी ने क्यों किया तो उसे बच्ची ने फोन आपको? देवकी जी उदास होते हुए बोले, आप तो सुमित्रा का नेचर आप जानते ही हो ना, वो मुझसे कितना नफरत करती है, ऊपर से आशी ने मुझे कल मसूरी में सब फैमिली के साथ रहने के लिए बुलाया है। तभी राम जी कुछ कहते एक औरत की आवाज आती है, आपको जाना चाहिए देवकी बेटा। दोनों सामने देखे हैं तो कौशल्या जी ये रही थी, उन्हें देखकर देवकी रहती है, माँ आप जानते हो ना, अगर मैं वहां गई तो सुमित्रा गुस्से में क्या करेगी? कौशल्या जी देवकी को समझते हुए बोलती है, इस बार आप चिंता मत कीजिए, वो कुछ नहीं करेगी, इस बार हम हैं ना आपके साथ, हम भी चलेंगे। तो ये सुनते देवकी जी अपना सर हमें हिला देती है, तो ठीक है हम अपना सामान पैक कर लेती। यह कहते हुए देवकी जी ऊपर जाने लगती है तो राम जी कौशल्या जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा? आप जानती है ना वहां जाएंगे तो क्या होगा? तो कौशल्या जी राम जी को समझते हुए कहती है, इतने सालों तक हमने देवकी की खुशियों को नजरअंदाज किया, मगर इस बार नहीं, आज कुछ सोच के ही देवकी को बुलाया होगा। सुमित्रा की वजह से पहले उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मगर अब नहीं, उसकी एक जिद ने देखो हमारे बच्चों को क्या हाल कर दिया है। और यह मत सोचिएगा आप कि हम सुमित्रा के साथ कोई अन्य कर रहे हैं, बस अब उसको ज्यादा ही छूट मिल चुकी है, अब उसे समझने का नहीं, सजा देना का वक्त। शायद इसीलिए आशी ने देवकी को वहां बुलाया है, कुछ सोच कर ही बुलाया होगा। और आप जानते हैं कि हमसे कुछ नहीं छुप सकता, और वैसे भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, भले ही हम वहां नहीं गए हो, मगर वहां की सारी जानकारी है कि सुमित्रा ने क्या क्या किया है अपनी बच्ची के साथ। तापसी को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है, चालक और दुष्ट। वही आशी बिल्कुल हमारी देवकी की परछाई है, एकदम मासूम और सच्चे दिल की, दूसरों का दर्द उसे दिखा नहीं जाता, मगर लगता है अब उसकी यह उसके लिए सजा बन गई है। राम जी बोलते हैं, ठीक है हम चलेंगे वहां पर, अगर इस बार कुछ भी गलत हुआ तो हम सा नहीं करेंगे। वैसे भी हमें बड़े दिन हो गए हमारी नथिन को देखे हुए, जब वो सिर्फ 3 साल की थी यहाँ रहने आए थे, सिर्फ 4-5 साल तक यहाँ रही, सिर्फ सुमित्रा के किए व्यवहार की वजह से बना हमारा बात चला आई तो हम उसे वापस जाने नहीं देते। तो और वैसे भी देवकी के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता बन गया था, जिससे वो एक सगी माँ बेटी हो। कौशल्या जी बोली, अब इस बारे में कोई बात नहीं करते, चलिए पैकिंग करते हैं। ये कहते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूरदराज कोने में एक आदमी अपने प्राइवेट जेट से नीचे उतर रहा था मुंबई की धरती पर, और उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा ही बॉडीगार्ड का पर आता, जैसे किसी माफिया किंग की तरह था वो उसके आसपास का, और बहुत ही ज्यादा दाम घुटने वाला और बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसे आदमी के औरों को देखते हुए कोई भी उसके पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर एक लड़का जिसकी उम्र 25 से 26 साल थी, वो डरते हुए उसके सामने आया और बोला, बस आपकी मीटिंग है अभी।
सामने वाला का खड़ा आदमी सिर्फ 2 शब्द बोला, ओके नितिन। वही नितिन अपनी बॉस के मुंह से 2 शब्द सुनते ही खुश हो गया, क्योंकि कभी भी उसके बॉस ने हो और हाँ के अलावा कुछ नहीं कहा, मगर एक फोन आने के बाद उसके बस इतने बदल गए थे। वह आदमी अपने सामने गाड़ी 5 से 6 ब्लैक लग्जरियस कर देता है, उसमें से बीच वाली में जाकर बैठ जाता है। उसके बैठे उसके बॉडीगार्ड बाकी करों में बैठ जाते हैं। वो खिड़की से बाहर देखते हुए सिर्फ कुछ शब्द कहता है, मैं आ गया वापस तुम्हारे लिए सिर्फ। वहीं दूसरी तरफ त्रिवेदी हाउस देवकी जी अपने कमरे में बैठी हुई थी, अलमारी से निकाल के एक फोटो को देख रहे थे जिसमें एक लड़की और एक लड़का था, जिनकी उम्र कुछ लड़के की उम्र 26 से 27 साल हो गए, लड़की की उम्र कुछ 20 या 21 साल की थी। लेकिन जो उसे फोटो को देखते हुए बहुत ही जितेंद्र, तुम्हारे से दूर होने का कारण भले सुमित्रा और तुम्हारे दिए गए धोखा था, मगर अभी तक हमें विश्वास नहीं होता कि तुमने हमें कभी धोखा दिया होगा। और इस बात तो हमें पूरा मौका है उसे सच का पता लगाने का, जिसकी वजह से तुम हमसे दूर हुए। हमारा प्यार तुम्हारा हमारी जिंदगी में खालीपन और सुनापन आया। अगर सच में अपने हमें धोखा दिया होगा तो हम आपको बर्बाद करने से पहले इस पर एक बार भी नहीं सोचेंगे। अगर इन सब में आपकी गलती नहीं हुई तो हमारा वादा है अपने प्यार से कि सुमित्रा को उनके किए गए सजा के गलती देंगे। अगर उनका हाथ इसमें हुआ तो हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर प्यार में धोखा और विश्वासघात नहीं। और इस बात हमारी आशी की है, भले ही हमने उन्हें जन्म नहीं दिया वो आपके बच्चों को, मगर हम उतना ही प्यार करते हैं जितना एक माँ को करना। CH-19 आशी का बोल्ड लुक, पहले बार रघुवंशी फैमिली के नाम। अखिलेश रघुवंशी पापा, किशोर रघुवंशी दादा, लता रघुवंशी मम्मी, आनंदिता रघुवंशी दादी, वाणी रघुवंशी बहन, माला रघुवंशी गोदली बहन, आदर्श रघुवंशी मेल लीड, जय रघुवंशी भा, जोड़ अग्रवाल फैमिली के नाम। तेजास अग्रवाल दादा, सुमित्रा अग्रवाल मम्मी, कशिश अग्रवाल दादी, तनुजा अग्रवाल बुआ, तापसी अग्रवाल सटेप सिस्टर 4, आशी अग्रवाल फीमेल लीड 5, प्रेम अग्रवाल बड़ा भाई 2, देव अग्रवाल बड़ा भाई 1, जितेंद्र अग्रवाल पापा, कृष अग्रवाल बड़ा भाई 3। दिल 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 कहानी पर देवकी सब सोचते हुए अपने मन में बोलते हुए अपने सामान को पैक कर लेती है, क्योंकि सुबह उन्हें मसूरी के लिए एयरपोर्ट पर निकलना था। अगली सुबह रघुवंशी मेंशन में सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट के निकलना था। तेजस्व अग्रवाल आशी के दादाजी किशोर जी की तरफ देखते हुए बोले, सबको जल्दी बुला लेते हैं, नाश्ता करके निकलते हैं, क्योंकि वहां पहुंचने में टाइम लगेगा, शाम होने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। आनंदित जी आदर्श की दादी उनकी तरफ आते हुए कहते हैं, चिंता मत कीजिए भाई साहब, मैंने सबको का दिया, अभी सब आते होंगे नाश्ता के लिए, आप लोग बैठिए। आनंदित जी ने इतना ही कहा था, ऊपर से लता जी, अखिलेश जी, जितेंद्र जी, प्रेम देव, आदर्श एक साथ आते हुए दिखते हैं। आनंदित जी उन सबको डाइनिंग टेबल की ओर आते देखकर कहते हैं, अच्छा वो आप लोग जल्दी आ गए, नाश्ता कर लीजिए, फिर हमें जाना चाहिए। आदर्श आनंदित ताजी की तरफ देखते हुए बोलना है, दादा चिंता मत कीजिए, मैं प्राइवेट जेट रेडी करने को कहा दिया है, हम सब उसी में जाएंगे। सबको आदर्श की बात सही लगती है, इसलिए सब अपना सर हमें हिला देते और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी कृष और आयुष साथ में डाइनिंग टेबल की तरफ आते हैं बाहर की ओर से। तो आनंदित जी देखकर दोनों को कहते, तुम लोग भी आ गए, जाओ तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हमें यहाँ से निकलना है। कृष चारों तरफ देखकर कहता है, वैसे आशी कहाँ है? कृष इतना ही कहा था, सबको हाई हील्स की आवाज आने लगती है। तो सभी अपना सर उठाकर सामने देखे हैं, तो आज ही सामने से आ रही होती आशी को ऐसे देख सबके मुंह खुला हो जाते, तब एक पल के लिए शोक हो जाते हैं। आशी को ऐसे देख आदर्श अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है और थोड़ी आवाज में नरमी लाते हुए आशी की तरफ देखकर कहता है, ये सब क्या पहना है तुमने? मगर गर्मी लाने के बाद में आदर्श की आवाज में एक डोमिनेटिंग ओरा था। आशिक अपने को एक बार देखी है, इस वक्त उसने एक घुटनों तक शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके ऊपर एक रफल की जैकेट थी, व्हाइट कलर की हाई हील, बालों का मासी बना बनाया हुआ था, कानों में लंबे सिल्वर कलर के इयररिंग, होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल, हाथ में वॉच, एक हाथ में ब्रेसलेट। आशी झुंझुलाते हुए बोली, तुम्हें दिखाता नहीं, बोरी लपेट रखी है। आयुष और कृष्णा हंसी छूट जाती है, तो आदर्श प्रेम देव एक साथ उन्हें घूर कर देखते हैं। आदर्श सीरियस फेस के साथ कहता है, आशी मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, तो आशी भी वैसी एटीट्यूड के साथ रहती है, तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ मजाक की मूड में हूं? आदर्श कहते हैं, मैं ये तुम्हारी शर्ट ड्रेस की बात कर रहा हूं, ये तुमने क्या पहना है? आशी भी बोलते, जब तुम्हें दिख रहा है शर्टेड ड्रेस है तो तुम पूछ क्यों रहे हो? आदर्श गुस्से से बोलना है, तो मुझे ये क्यों पहने हैं, तुमने अपनी नॉर्मल ड्रेस क्यों नहीं पहनी? तो
आशी भी गुस्से से बोलता है नॉर्मल जिंदगी नहीं रही तो नॉर्मल ड्रेस पहनने से क्या फायदा, वैसे भी मुझे ये ड्रेस ज्यादा अच्छी लगी तो कि सोचा जब खुद को बदल रही हूं तो खुद के पहनावा लोग को भी तो बदलना पड़ेगा, वैसे भी हमें उन कपड़ों से बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। आदर्श बोला तमीज के कपड़े पहनकर आओ, दिखाता नहीं तो सब बड़े बैठे हैं। आशी गुस्से से बोली बिना कपड़ों के नहीं आओ, जो इतना गुस्सा कर रहे हो। अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरे कपड़ों पहनने से, मेरे साथ रहने से, तुम मुझसे दूर हो, समझ में आए बात। लड़ाई को इतना ज्यादा बढ़ता हुआ देख किशोर जी आदर्श को गुस्से से कहते हैं उसे जो मन वह पहनेगी, तुम अपना मुंह बंद करो और ब्रेकफास्ट करो। फिर प्यार से आशी की तरफ देखते हुए कहते आशी बेटा ज्यादा मत बोलो, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, लेट हो रहा है। आदर्श अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा खाने के बाद उठ जाता है, वही उसको ऐसे ज्यादा देख आशी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से करने लगती है। देव और प्रेम भी उसके साथ पीछे चले जाते हैं, वही आशी के साथ आयुष और कृष्णा मजे से अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते और हंसी मजाक कर रहे होते उसके साथ। आनंदित जी तेजस्व की तरफ देखते हुए बोलते हैं वैसे भाई साहब कशिश कब आ रही है, क्या उसकी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई? तो तेजस जी मुस्कुराते हुए कहते हैं उसकी यात्रा पूरी हो गई, वो सीधा मसूरी आएगी ड्राइवर के साथ, चिंता मत कीजिए, आपकी सहेली को हम आपसे दूर नहीं करेंगे। ये सुनते आनंदी ताजी के साथ सब मुस्कुरा देते हैं। भाई आशी को कुछ याद आता है, वो अचानक से कहती है मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। आशी को ऐसे अचानक से उठता देख किसी को कुछ समझ नहीं आता। आशी अपना फोन लेकर बाहर चली जाती है, वही सब अपना ब्रेकफास्ट करके बाहर निकाल जाते हैं। भाई आदर्श प्रेम के साथ बाहर आया था, गुस्से में करके टायर पर मारा रहा था। देव आदर्श के पास आते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? प्रेम मजाक करते हुए कहते हैं कुश्ती लड़ रहे हैं भाई, आपको दिख नहीं रहा टायर पर मारे, बेचारा गुस्सा आ रहे हैं उनको। आदर्श गुस्से से कहता है मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, तो प्रेम भी कहता है मैं भी कोई मजाक नहीं कर रहा। अभी तुम अंदर क्या कर रहे थे? साथ आशिक के साथ आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे थे? इतनी जब जानते हो वो तुम्हें उकसाने के लिए कर रही है, फिर भी तुम उसके साथ आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? आदर्श गुस्से में प्रेम के पास आते हुए बोला क्या करूं, दिखाई दे रहा उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे वहां पर, सब जानते हो ना, कैसी नजर से देखेंगे उसे। देव आगे आते हुए बोला तुम अपने गुस्से को काबू में रखो, और रही बात सबके नजरों की, हम तीनों के होते हुए उसके ऊपर कोई भी बुरी नजर नहीं डालेगा, याद रखना इतना तुम, बल्कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे और उसके रिश्ते को और भी बर्बाद कर देगा, समझ में आए बात? गुस्से को थोड़ा काबू में रखो आदर्श। आदर्श एक गहरी सांस लेकर देव से बोलो शायद तुम सही कहा रहे हो, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर रहा हूं। मैं जानता हूं वो मुझे गुस्सा दिला रही है, मेरे को सजा देने के लिए खुद को सजा दे रही है। मैं जानता हूं वो ऐसे कपड़े पहने कभी पसंद नहीं करती थी, बल्कि मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, तंग करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी गलती की सजा वो खुद को बर्बाद करके ले रही है। देव शांति से आदर्श को समझते हुए बोला तुम अभी अपने दिमाग को शांत रखो और अपने गुस्से से नहीं उसे प्यार से हैंडल करो, वरना तुम्हारा गुस्सा बनती बनाई चीजों को भी बिगाड़ देगा। आदर्श रिलैक्स होते हुए बाल आप चिंता मत करो, मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा जिससे हमारा रिश्ता और बिगड़े, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वही तभी उन्हें इसकी आवाज आती है, वो तीनों समझ जाते हैं आज उनके ही तरफ आ रही है। वो सामने देखे हैं तो आज ही फोन पर किसी से सीरियस होकर बात कर रही थी। प्रेम आशी को देखते हुए बताइए इतनी सीरियस होकर किस बात कर रही है, अब कभी भी इसका ऐसा फेस टू नहीं देखा। देव आशी की तरफ देखते हुए प्रेम के सवालों का जवाब देता है कि कभी उसे इतना दुख भी तो नहीं मिला हमारी वजह से। वही आशिकी दूसरी तरफ किसी पर चिल्लाते हुए बोलते हैं अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, समझ में आए? तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की स्वीट वॉइस आती है, घबराती हुए आशी प्लीज समझो ना, मैं नहीं आ सकते, अगर मैं वहां आए तो वो गुस्सा हो जाएगा। ये सुनते ही आशी शांत होते हुए कहती है तुम आ जाओ, वो गुस्सा नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस, और तुम जानती हो मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ती, नहीं तुमसे ऐसा कोई झूठ बोलेगी जो पूरा ना हो पाए। ये सुनते ही दूसरी तरफ से लड़की रहती है ठीक है तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं एयरपोर्ट पर ही मिलेगी। यह सुनते आशी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वो पीछे खड़े आयुष की तरफ अपना थॉम्स का इशारा कर देती है तो आयुष के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, उसे पीछे से गला लगने हुए कहता है थैंक्स मियर लिटिल सिस्टर। यह इतनी धीरे से कहा था कि फोन की तरफ दूसरी बार की लड़की ना सुन पाए। वही आदर्श को गुस्सा आ रहा था आशी आयुष को ऐसे गले मिलते देख। वही देव आदर्श का गुस्सा समझते हुए कहता है कि वो दोनों भाई बहन की तरह मिला है, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, और आपने किसी को थोड़ा कंट्रोल रखो वरना ही तुम्हारी ओवर पॉजेसिवनेस का जलस की बीमारी किसी दिन तुम्हें लैंड ले दोगे। प्रेम आशिक और आयुष को देखते हुए कहते हैं वैसे ये दोनों इतने खुश क्यों है, और ऐसा कौन सा काम कर दिया प्रिंसेस से जो आयुष इतना खुश होकर उसे गले लगा रहा है? क्या खिचड़ी पक रहे हैं इन दोनों में कुछ दिनों से?
कृष उनके पास आ चुका था। प्रेम की बातों को सुन कहता है कि जब पाक जाएगी तब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उनके खिचड़ी पकाने के बाद सबसे पहले आप सभी को चटनी को मिलेगी। प्रेम भाई ज्यादा मत सोचिए। देव कृष्ण को देखते हुए कहता है, तुम हमसे अभी भी नाराज हो क्या? कुछ ज्यादा ही बुरा कर दिया तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ, तभी तो तुम अपने भाइयों से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो। कृष देव को कहता है, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं भले ही माफ कर दूंगा, आशी के साथ जो हुआ उसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा भाई। ये कहते ही कृष चुप हो जाता है। मैं उसकी बातों को सुनकर देव प्रेम का मुंह शर्म से नीचे झुक जाता है। तभी पीछे से आशी की आवाज आती है जो कृष्णा का रही थी, भाई चले ही यहीं पर आपको घर बसाना है? तो कृष कहते हैं, मेरी माते चलो बैठो कर में। आशी की मुंह फुलते हुए कहते हैं, खबरदार जो हमें माथे कहा, अभी हम आपसे भी जवान हैं, दादाजी के उम्र के तो आप लगाते हो। कृष गुराते हुए बोला, बदमाश बहुत शैतान हो गई हो। आयुष आगे आते हुए बोला, तो आशा भी तुम्हारा है ना महाशया? आशी आयुष से कहती है, आयुष भाई आप हमारे साथ ही चलना, मस्ती करेंगे। आयुष भी मुस्कुराते हुए बोला, जैसे मेरी प्रिंसेस कहे। ये कहकर वो कृष की कर में बैठ निकल जाते हैं। वही सभी उनके पीछे निकल जाते हैं। वही एयरपोर्ट पर सभी वहां पहुंच चुके थे और जेट में बैठने जा रहे होते हैं कि आशी को रुका देखकर किशोर जी आशी से बोले, आप क्यों नहीं चल रहे बेटा अंदर? तो आज ही सामने की तरफ देखते हुए किशोर जी के सवाल को जवाब देती है, रहती हम किसी का इंतजार करें, हमने किसी को बुलाया अपने साथ मसूरी जाने के लिए। ये सुनते ही सबके कदम आशी के जवाब को सुनते ही रख कर जाते हैं। जितेंद्र जी आगे आते हुए कहते हैं, अपने किसे बुलाया है? तो आशीष उनके सवालों का सीधा जवाब ना देते हुए कहती है, आपसे कोई मतलब नहीं, आप अपना जाकर बैठ सकते हैं। तो ये सुनते ही जितेंद्र जी कुछ बोलते वाले होते हैं कि तभी उन्हें जानी पहचानी आवाज आती है, जिसे सुन उनका शरीर सन रह जाता है और उनके मुझे सिर्फ एक ही नाम निकलता है, देवकी। आशी दौड़ते हुए देवकी जी के पास जाकर खुशी से उन्हें गले लगाते हुए कहती है, अच्छा हुआ आप आगे, अगर आप नहीं आती है तो हम भी नहीं जाते। देवकी जी मुस्कुराते हुए कहते, मेरा बच्चा बुलाए और मैं नाम ऐसा हो सकता है? तो ये सुनते आशीष उनके कान में धीरे से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आपका हक आपको इस बार मैं देना आऊंगी माँ। वही रमेश और कौशल्या जी ये रहे थे। आशिकी बटनों को सुन रमेश जी मुफलते हुए कहते, अच्छा अगर तुम्हारी देखकर मन नहीं आती तुम नहीं जाते, मगर हम नहीं आते तो तुम हमें छोड़कर चली जाती। आशी मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, अच्छा होता ना हम आपको छोड़कर चली जाती, आपको थोड़ा सा समय मिल जाता। रमेश जी कंफ्यूज होते हुए कहती, किस चीज के लिए? तो ऐसी थोड़ा दूर होते हुए कहती है, बेबी डॉल के साथ रोमांस करने के लिए इतना अच्छा मौका मिल रहा था, आप आ गए, तो अब के साथ रोमांस करने के लिए इतना अच्छा मौका मिल रहा था, आप आ गए, तो आपको मिलेगा ही नहीं। वही कौशल्या जी यह सुनकर शर्माते हुए कहती, बदमाश हो गई हो, बदमाश ऐसा कोई करता है अपनी नानी के साथ? आशी कौशल्या जी की लाल गालों को देखकर कहते, देखो कैसे शर्मा रही है आपकी जान। क्यों सुनती कौशल्या जी रमेश जी के गले लगा जाती है और वही देवकी जी आशी का कान पकड़ते हुए कहती है, बोल बदमाश हो गई हो तुम तो आज ही अपना कान चुराते हुए कहते, काम मत कीजिए वरना हमारे काम एलियंस जैसे लंबे हो जाएंगे। तो ये सुनते ही सब हंसते लगते हैं। आशी देवकी जी को लेकर आगे बढ़ाने लगती है तो देवकी जी को रास्ते में जितेंद्र जी खाड़ी दिखते हैं, वो उनके पास रुके रहती है, कैसे हो जितेंद्र? तो जितेंद्र जी कुछ नहीं कहते तो आशी रहती है, कैसे होंगे आपको देखकर उनके तो चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। CH20 सुमित्रा जी ने किया तमाशा। जोड़ दिल 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 फ्रेंड, जितने भी व्यू बढ़ रहे हैं उतनी लाइक कमेंट शेयर कम होते जा रहे हो, साथ में रेटिंग भी 149 लाइक कमेंट 39। अगर लाइक कमेंट 200 से पर हुए तो सेकंड चैप्टर भी आ जाएगा। दूसरा चैप्टर आपको 11 बजे के बाद मिलेगा कहानी पर। आशी की यह कहने पर जितेंद्र जी उसकी तरफ देखते हैं तो आशी एक स्माइल दे देती है उनको। देव आगे आते हुए बोलना है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है करने की आशी? आशी मासूम सा फेस बनाकर कहते हैं, मैंने क्या किया? फिर देव गुस्से से बोलता है, तुम बदले लेने के चक्कर में पागल होती जा रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा तुम क्या कर रही हो? सबके रिश्ते को उलाझती जा रही हो। ये सुनते ही आशी स्माइल करके बोलता है, और रियली थैंक्स मुझे ये बताने के लिए, मगर भूल आप रहे हैं कि मैं किसी के रिश्ते को उलझा नहीं रही हूँ, जिसने खुद अपने रिश्ते को जा रहे हैं, बस उन्हें उनकी असलियत से रूबरू करवा रही हूँ। वैसे भी यह सब मैंने थोड़ी किया है, अगर आप बोल रहे हैं तो यह दिला दूं, जिनकी वजह से हुआ हो वह मैं नहीं, वह आपके प्रिय पिता श्री मिस्टर अग्रवाल है। खुद की जिंदगी तो जानू बना दी, सोचा खुद की जिंदगी तो जी नहीं पाए अपने प्यार के साथ, तो दूसरों की भी बना दी जाए। और वैसे भी मैंने तो उनका भलाई किया, उनके गुनाहों को उनके सामने लाकर अब हमेशा उनका याद रहेगा कि जो जैसा बोएगा वो सब पाएगा सूट समेत। सही कहा ना मैंने मिस्टर अग्रवाल? ये सुनते ही जितेंद्र जी आशी को देखते हुए कहते हैं, आशी तुम हम सबसे गुस्सा, मगर इस समय देवकी का कोई कसूर नहीं है।
आशी मुस्कुराते हुए बोली, तो मैंने कब कहा उनका कोई कसूर है, मैंने तो उन्हें बस एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है। वो क्या है, उन्होंने भी मेरी ही तरह प्यार में धोखा और रिश्तों में दर्द सह है, वो तो मैं ठीक नहीं कर सकती, तो सोचा क्यों ना अपने साथ उनका भी हिसाब कर लूँ आप लोगों से, क्योंकि आप किसी के प्यार के लायक नहीं हो और बहुत जल्द मैं आपको ये एहसास भी दिलाकर रहूंगी। अभी बस शो शुरू हुआ है, जब खत्म होगा तो आपके भी आंखों में अपने से कहीं गुना ज्यादा दर्द दिखेगी, ये मेरा प्रॉमिस है और मैं कभी अपना वादा तोड़ती नहीं हूँ, आप जानते हैं। वैसे आप मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ है ऐसा करूंगी ना, बल्कि सभी के लिए उनकी सजा ऐसी होगी जैसे उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहकर आशी देवकी जो की तरफ मुड़ कर बोली, मम्मा चले, वैसे भी वहां आपके लिए एक सरप्राइज है और किसी के लिए शौक या कहे जिंदगी भर के लिए सदमा देगा ये फैमिली हॉलिडे। वहीं आशी के जाने की बात कृष आयुष उसके पीछे जाते हुए कृष्ण गाना गाता है, देखिए जरा किसमें कितना है, जम के रखना कदम तो मेरे साथ। या रमेश जी आगे आते हैं तो तेजेश्वर जी उन्हें देखते हुए कहते, आपको यहाँ देवकी को लाना नहीं चाहिए था। रमेश जी तेजेश्वर जी को करते हुए कहते हैं, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब और कहाँ मेरी बेटी को लेकर जाना है, और वैसे भी मेरी नाती ने मुझे बुलाया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है ना मेरा यहाँ किसी से रिश्ता, क्योंकि जो रिश्ता था हमारा वो साल पहले ही टूट चुका है। तुम बोल रहे हो तुम्हारी एक फैसला की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हुई थी। तेजेश्वर अग्रवाल। तेजेश्वर जी रामेश्वर की तरफ गुस्से से देखकर बोलते हैं, वो पुरानी बातें अभी तुम समझ नहीं रहे हो। आशीष गुस्से में है, हमसे नफरत करने लगी है और वो इस नफरत में सब कुछ तबाह करने पर तुली हुई, और तुम यहाँ पर देविका को लाके उसके नफरत को आग में घी डालने का काम कर रहे। कौशल्या जी आगे आते हुए कहती है, माफ कीजिएगा भाई साहब, मगर ये सब जो हो रहा है वो आपके किए कर्मों का फल है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं हो रही। बात हमारी बेटी की तो उसे उसकी बेटी ने बुलाया है। तेजेश्वर जी गुस्से से बोले, आशिक देवकी सी कोई खून का रिश्ता नहीं है, समझ में आए, और आशी सिर्फ सुमित्रा की बेटी है और हमारे घर खून। कौशल्या जी हंसते हुए बोली, वही खून जिसकी बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी मां का ही है। उसकी जिंदगी को इस मोड़ पर लाकर छोड़ने का वो हर एक आदमी जिम्मेदार है जिसने उसे इस रिश्ते में बांधा और मजबूर किया इस रिश्ते को निभाना के लिए। ऐसा ही बरसों पहले कुछ हुआ था, पर इतना था कि उसे सिर्फ एक ही जिंदगी बर्बाद हुई थी, मगर लगता है भगवान को इस बार को एक जिंदगी भी बर्बाद करना गुनाह लगा रहा है। तभी तो देखो आप ही का खून आज आप लोगों के खिलाफ खड़ा है, आपको बर्बाद करने के लिए। सही कहा आपने, उसमें सुमित्रा का खून है, मगर परवरिश मेरी देवकी की है। भले ही हमने देवकी को जन्म नहीं दिया वो, मगर वो अब हमारी सयाई बेटी से ज्यादा है। इस तरह आशी को भी देवकी ने जन्म ना दिया वो, मगर वह उसकी अपनी बेटी है, ये याद रखना। खून से भी बढ़कर रिश्ता है, उन दोनों कर ही रिश्ता आप लोगों की बर्बादी का कारण बनेगा। तेजेश्वर अग्रवाल साहब, कुछ षड्यंत्र आप लोगों ने बना था, आपको षड्यंत्र, आपका ही खून आपके खिलाफ पुणे का बर्बादी के रास्ते पर आपको ले जाने के लिए। रिश्ता भाई से मैं भी देखी आई हूँ, आप किस तरह अपने परिवार को बचाते हैं, किस तरह अपनी गुनाहों को छुपा के उसे लड़ते हैं, अपनी खून के खिलाफ कैसे जाते हैं इस बार। ये कहकर कौशल्या जी रमेश जी को खींचते हुए कहती है, चलिए रमेश जी, हमारी बेटी हमारे इंतजार कर रही होगी। वही जितेंद्र जी और बाकी सबको उनकी बातों का समझ नहीं आता, कुछ बातें समझ में आती है मगर बदला और इतिहास फिर को दोहराए रहा है, इसका मतलब उन्हें समझा में नहीं आया। तो जितेंद्र जी अपने पिता की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये क्या क्या कहा गई है, किसी षड्यंत्र और बदले की बात कर रही है वह। तेजेश्वर जी ये सुनते ही घबरा जाते हैं, मगर अपनी घबराहट को छुपाते हुए रोपड़ आवाज में रहते हैं, तुम बेटे हो, बेटी बनके रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। और रही बात उनकी, तो वह बस बदला ले रही है देविका के साथ जो हमने किया था बस 2 पहले। इस सब से ध्यान हटाओ और इस बात पर ध्यान रखो कि अब आशी क्या करने वाली है, क्योंकि आज जो उसने किया उसे तो यही लगा रहा है वो सब कुछ बर्बाद करके ही रखना वाली है। अभी भी वक्त है, आशी को रोको, अगर उसकी वजह से हमारी इज्जत पर कोई भी तक आया तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितेंद्र जी इस बार गुस्से से कहते हैं, आपको अभी भी अपनी इज्जत और रुपए की पड़ी है, मेरी बेटी की जिंदगी की नहीं। अगर मुझे सजा देने से उसका गुस्सा कम होता है तो मैं ये सजा सोऊंगा, क्योंकि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कहानी ना कहीं मैं हूं। ये कहकर जितेंद्र जी अखिलेश और लता सब जीत के पास चले जाते हैं। वही तेजेश्वर जी के पास किशोर जी और कशिश जी खड़ी होती है। किशोर जी तेजस्व जी को देखकर कहते हैं, तुम्हारी इसी रिश्ते और इज्जत में कई साल पहले तुम मेरे बेटे को छीन लिया, अब तुम्हारी इज्जत कुछ ही नहीं बाकी है और अभी भी तुम नहीं हटे पीछे, सब ठीक नहीं किया, सच आने दिया सामने तो यह मिटाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, नहीं रिश्तों को बर्बाद होने से कोई बच्चा पाएगा। किशोर जो बच्चों की तरफ देखकर कहते हैं, चलो आदर्श, देव और प्रेम चलिए। कशिश जी सबके जाने के बाद सिर्फ वहां पर अब तेजस्व जी खड़ी थे, वो सबको जाते हुए पीछे से देखकर बोलते हैं, इतनी आसानी से सब कुछ बर्बाद नहीं होने देंगे हम, क्योंकि इसी इज्जत और रुतबे के लिए हमने उसे लड़की को अपने बेटे की जिंदगी से बाहर किया था, और इसीलिए और इज्जत
के लिए अगर हमें अपनी पोती को भी रास्ते से हटाना पड़े तो हटेंगे नहीं हम पीछे। इसकी शुरुआत होगी ताप्ती से, इसी की वजह से आज ये सब शुरू हुआ है। अगर वह नहीं जाती शादी से तो आज इतना बड़ा बदलाव नहीं आता। हम सबके से न्यू बर्बादी की शुरुआत इसी की वजह से हुई है, तो अब खत्म भी इसी की वजह से ही होगी। और रही बात आशी और आदर्श के रिश्ते की, तो इसे किसी भी कीमत पर हम टूटने नहीं देंगे। अगर यह टूटा तो हमारी इज्जत, रुतबा और नाम जो हमने इतने बरसों से कमाए वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। आदर्श देव प्रेम के साथ सभी जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं देवकी जी के गोद में सर रखकर आशी सुकून से सो रही है। ये देखकर सबके चेहरे पर स्माइल ले जाती है, क्योंकि इतने दिनों बाद आशिकी के फेस पर एक सुकून भरी स्माइल थी सोते समय, वरना हर वक्त उसके फेस पर गुस्सा, नफरत और चुटकुले भाव होते थे। मसूरी में सुमित्रा जी तापसी के साथ मसूरी पहुंचे गई थी का किस्सा के महल में वही पहुंचने के बाद तापसी का तो लुक एकदम चेंज हो गया था, बिल्कुल आशी की तरह। जहां आशी ने बोल्ड लुक धारण कर लिया था, वही तापसी एक संस्कारी लुक में थी। पूरे हिंदी संस्कृत को अपना रखा था, साड़ी के ऊपर पालाई कर पर लिया हुआ था, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी, होठों पर लिपस्टिक के साथ आंखों में काजल, कानों में बड़ी झुमके। इस वक्त आपसे बहुत जुड़े हुए थे, क्योंकि उसे यहां आते ही एक संस्कारी बहू के रूप में काम करना पड़ रहा था। किचन में जाते ही वो काकिसा को खुश करने के लिए उनकी मनपसंद देता चाय बनाने लगा रही थी, मसालेदार वाली। तभी सुमित्रा जी वहां पर आए। तापसी का हाल देखकर बोलती है, क्या कर रहे हो बेटा? तो साथ ही चढ़ते हुए बोल दो, डांस करके दिखाई दे रहा आपको? कब से यह मसालेदार चाय बनाने की कोशिश कर रही हूं, मगर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जा रही। तो सुमित्रा जी बहुत इतनी सी बात नौकरों को कह देती और बोल देते काकीसा के साथ के सामने कि तुमने बनाई है। इतनी सी बात के लिए इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन और अभी से इतना गुस्सा करना सही नहीं है। तापसी सुमित्रा जी की तरफ देखकर कहती है, माँ अपने प्लान बनाया आशिक को हमेशा के लिए आदर्श की जिंदगी में से निकलना के लिए? तो सुमित्रा जी हंसते हुए कहते, चिंता मत करो, प्लान बना चुका है, उसमें काकी साही हमारी मदद कर सकती। अगर एक बार उन्होंने आशी को अपनी नजरों से गिरा दिया तो उनकी नजरों में फिर से उठाना नामुमकिन है, क्योंकि एक बार जो उनकी नजरों में गिर जाता है उन्हें उनकी नजरों में उठाना नमकीन है। तुम्हें उनकी नजर में खुद को महान, आशी को नीचे दिखाना होगा, तभी तुम आदर्श की बीवी बन पाओगी। तापसी कहते, इसमें तुम्हें नंबर 1 चिंता मत कीजिए। सुमित्रा जी के पास एक नौकरानी आती है और कहती है, किंग का किस्सा आपको बुला रही है, बार मेहमान लोग आ चुके हैं, उनके स्वागत के लिए और चाय नाश्ता बाहर लेकर आ जाए। ये सुनते ही तोप से खुश होते हुए कहती, आदर्श ए गए हम और सब आ गए हैं। ये कहते हुए बाहर जाने लगती है तो सुमित्रा जी कहते हैं, पहले अपना हुलिया तो ठीक कर ली, जो शर्ट के नीचे तुमने साड़ी अटका रखी है ना, कभी भी खुल सकती है, ढंग से बंद ले तक के खुले ना। ये सुनते ही तापसी रहती है, आपने अच्छा हुआ हमारी याद दिला दिया, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। इतनी मेहनत से तो इस जीन्स और शर्ट के नीचे इस साड़ी पहनी है, मेरा दम घुट रहा है, कैसे लोग पहन लेते हैं गवारों की तरह ये साड़ियाँ। ये कहते हुए तापसी साड़ी ठीक के बाहर करने जा रही है लगती है, और सुमित्रा जी भी उसके साथ जाती है। सामने जाती है तो एक पल के लिए तापसी आशी और आदर्श को देखने लगती है। सुमित्रा जी उसके हाथों को दबाते हुए कहते, गुस्सा कंट्रोल करो, का किस्सा तुम्हें ही देख रही है। ये सुनते तब से अपने फेस पर उदासी और दर्द के भाग ले आती है। काकी सा सब की तरफ देखते हुए नौकरों को कहती है, आरती उतारो सबके और अंदर लेकर आओ। ये सुनते ही ऑन होकर सब आते उतारने लगते हैं तो काफी से कहते हैं, रुको सब जोड़ी में खड़े हो जाओ। फिर काकेसा तापसी की तरफ देख रहती है, जाकर अपने बिन के साथ खड़ी हो जा। ये सुनते ही तो आपसे खुश होकर आदर्श के पास जाने लगती है। वही तपसे को और सुमित्रा जी को यहाँ पहले आया हुआ देखकर सब गुस्से से उन्हें घूरने लगता। मैं आदर्श आशी को देखकर जो नॉर्मली खड़ी थी, यह सुनने के बाद भी जैसे ही सुमित्रा जी जितेंद्र जी के पास खड़े होने जाती है तो आशी उनका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेती है। देखकर सुमित्रा जी को उससे कहती है, क्या बदतमीजी है आशी? आशी कहते, बदतमीजी नहीं, आपको तमीज सीख रही हूं, अभी आपको सुनाई नहीं दिया उन्होंने क्या कहा? आप उनके बटनों को ना मानकर उनकी बेइज्जती कर रही है। मैसेज अग्रवाल बोल रही है, आप जैसे आदर्श के जिंदगी में आपकी शोकेस बेटी कहा कि वैसे ही मिस्टर अग्रवाल के जिंदगी में आपका नहीं किसी और कहा कि। यह कहते हुए आशी माँ कहती है तो वहां पर देवकी जी के साथ रमेश जी और कौशल्या जी आते ही देखकर सुमित्रा जी पहले तो खुश होते, फिर देवकी को देखकर उनकी आंखें नफरत से लाल हो जाती है। वो गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आशी मुस्कुराते हुए कहती है, रंग सवाल आपको ये पूछना चाहिए, वो यहाँ किसके साथ आए हैं? ये कहते हो मिस्टर अग्रवाल की तरफ देखती है तो सुमित्रा जी गुस्से से पागल हो जाती है। CH21 आशी से पंगा पड़ा सुमित्रा जी को भारी। रघुवंशी फैमिली के नाम, अखिलेश रघुवंशी पापा, किशोर रघुवंशी दादा, लता रघुवंशी मम्मी, आनंदिता रघुवंशी दादी, वाणी रघुवंशी बहन, माला रघुवंशी गोदली बहन, आदर्श रघुवंशी मेल लीड, जय रघुवंशी भा जोड़। अग्रवाल फैमिली के नाम, तेजास अग्रवाल दादा, सुमित्रा अग्रवाल मम्मी, कशिश अग्रवाल दादी,
तनुजा अग्रवाल बुआ, तापसी अग्रवाल स्टेप सिस्टर 4, आशी अग्रवाल फीमेल लीड 5, प्रेम अग्रवाल बड़ा भाई 2, देव अग्रवाल बड़ा भाई 1, जितेंद्र अग्रवाल पापा, कृष अग्रवाल बड़ा भाई 3। दिल 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 कहानी पर शकुंतला, काकी सा तारी हिम्मत भी कैसे हुए महारे को रोकने को, लगता है कि तुझे तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। एक थारी बहन है जो संस्कारी और दूजी तू एकदम बेहुदा लड़की। कपड़े तो देखो कैसे पहने रखे हैं, ऐसे ही रिझाया होगा ना हमारे लाल को। आदर्श आशी, आपका लाल हो या पिला, कोई दूध पिता बच्चा नहीं है जो बहकाने से बहक जाए। अगर बहक गया तो आपको समझ जाना चाहिए था। आपके लाल का कैरेक्टर कितना लूज, या कहो कि बिन पैदी का लोटा है जो कभी इधर तो कभी उधर। और रही महारी इस सौतन की, तो उसके संस्कार की चट सरा जग कर रहा है कि कितना चिप कैरेक्टर है इनका। जो भागी थी तो आए भी किस लिए पैसों के लिए। तापसी, आशी अपनी हद में रहो, और भागी थी अपने सपनों के लिए और वापस आए हो अपने पति के लिए जो मेरा है, जिससे तुमने छीन लिया। आशी, बड़ा ही खोखला सपना था जो 6 महीनों में हो कमजोर पड़ गया। और कैसा पति, और किस हक की बात कर रही हो जो आपका नहीं है। मिस अग्रवाल, वैसे फित्र तो आपकी अपनी मम्मा की तरह है, किसी की जिंदगी को बर्बाद कैसे करते हैं अच्छे से जानते हो आप दोनों। सुमित्रा जी गुस्से से बोली, आशी हद में रहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और कैसे बात कर रही हो अपनी बहन से, वो सही कह रही है, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये शादी का कोई मायने नहीं है, क्योंकि आदर्श तापसी का पति था तो अब उसका हक उसे दे दो। आशी, ओह रियली, हक की बात है तो आपका भी कोई हक नहीं है मिस्टर अग्रवाल पर, समझिए आप भी किसी का पति छीना है। अगर आप उनका हक दे सकती हो तो बताओ, मैं भी रेडी हूँ, वरना अपना मुंह बंद रखे। सुमित्रा जी चिल्लाकर बोली, बदतमीज लड़की, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें समझा नहीं आता है। जितेंद्र जी मेरे पति है और तुम उनकी जिंदगी के मेरी सौतन लाना चाहती हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तुम। आशी हंसते हुए बोली, जो आप करना चाहती है मैं वही करना चाहती हूँ आपके साथ, आप भी तो वही कर रही है मेरे साथ। अपनी बेटी को मेरी जिंदगी में लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। मेरी बहन कोई मेरी सौतन बनाना चाहती है तो मैं भी तो वही कर रही हूँ। जो हक है जिसका उसको दिला रही हूँ। आप भी यह भूल रही है जिसे आप अपना पति का रही है, वो आपका पति नहीं है, वो किसी का छिना हुआ पति है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो समझ में ना आए। समझ में मुझे सब आता है, किसी से कुछ कहती नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं कोई भी मुझे कुछ भी कहकर या मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर चला जाएगा। आखिरी बार आपको समझा रहूं, समझ में आई बात। अगर अब आपने अपनी टांग अड़ने की कोशिश की ना, तो आपकी जिंदगी पहले ही जहानुम बनाने की मैंने ठानी है। अब बस से बदतर कर दूंगी जिंदगी आपकी, एक पल नहीं लगाऊंगी आपके अतीत को राज को बाहर लाने में। यह मत सोचिए तो कोई आपके राज को जानता नहीं है। ये सुनते ही सुमित्रा जी हड़बड़ा जाती है, उनकी आंखों में एक डर लग रहा था। वही आशी सब चिल्लाते हुए गुस्से से का रही थी। उसकी इस वक्त आंखें गुस्से से लाल, हाथों की नसी दिखे रही थी जिसकी उसने मुट्ठी बनाई हुई थी। तभी आशी के कंधे पर कोई अपने हाथ रख के उसके कंधों को मजबूती से पकड़ता है। आशी समझ जाती है कौन वो, अपने आंखों को बंद कर अपनी गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। आशी आपने गुस्से को कंट्रोल कर अपनी नर्मम आवाजें रहती है, देव की माँ मैं ठीक हूँ। देवकी जी यह सुनते ही अपने हाथों को आशी के कंधे से हटा लेती है और फिर उसे शांत भाव से देखते हुए कहती है, तुम्हारा अभी इतना स्ट्रेस और गुस्सा करने सेहत के लिए बहुत ही खराब है आशी बेटा। आशी रहती है, आपको टेंशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे अब आदत सी है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। देवकी जी शांत भाव से कहती है, कैसे चिंता ना करो, एक तो तुम मां भी रहती हो, ऊपर से तुम चिंता ना करने के लिए कहती हो। सुमित्रा जी यह सब देख गुस्से से कहती है, तुम मेरे परिवार से दूर रहो, समझ में आई बात। और क्या तुम उसे माँ कार ही हो, वो तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझ में आई बात। फिर देवकी जी की तरफ देखकर बोलते हैं, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, वरना वह मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकती। देवकी जी हल्की सी स्माइल के साथ रहती है, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, वैसे भी मन में ही हूँ उसकी, तुमने भी कोई माँ जैसा काम नहीं किया है, दुश्मनों से भी बढ़कर किया है। और वैसे भी वो कोई रोबोट किया कोई सिस्टम नहीं है जिसे मैं अपने आप में करके उसे भड़काऊंगी तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारी हरकतें ही उसके लिए काफी है, उसे नफरत और तुम्हारे खिलाफ भड़काने के लिए। सुमित्रा जी गुस्से से बोलता है, ये सब मेरे साथ बकवास करना बंद करो, मैं अच्छे से तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हारी खुशियों तुम्हारा प्यार छीना तभी तुम मेरा पति मेरा परिवार पर बात करने के लिए यहाँ आए हो, मुझे बेवकूफ मत समझो। आशी हंसते हुए कहती है, बस यही सुन बाकी रह गया आपका प्रवचन, अब ये प्रवचन जाकर अपनी बेटी को दीजिए, और खबरदार जो मुझे आइंदा से अपनी बेटी का, मैं कोई आपकी बेटी नहीं, ना कोई हमारा रिश्ता है दोनों का, सिवा इसका कि अपने जन्म दिया, बस उसके सिवा आपने कुछ नहीं किया है। फिर आशी शकुंतला जी की तरफ देखकर बोली, वैसे तो आप दिखने में ही बड़ी हो, अकाल आपके घुटनों में ही लगती है, इतना तो आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, आपको आपके आंखों के सामने सब है, मगर आप देखना ही नहीं चाहती है। यूं कहे आपको अपने रुतबे और ओहदे का ख्याल है जो आपसे छीन ना जाए।
तापसी आगे आते हुए कहती है, ये क्या तमीज से बड़ों से बात करने की। तो आशी अपने आईब्रोज उठाकर रहती है, अब आप मुझे सिखाएंगे बड़ों से कैसे बात करनी। चाहती है जिसे खुद को तमीज ना हो वो मुझे कुछ ना सिखाए तो बेहतर होगा, वरना मैं अपने पर आए ना तो उसे कुछ सीखने लायक नहीं छोड़ूंगी। आशी अंदर जाने लगती है तो आदर्श बाकी सब उसके साथ जाने लगते हैं, मगर तभी ताप्ती आदर्श का हाथ पकड़ के रहती है, तुम उसके साथ क्यों जा रहे हो, तुम यहीं रहो, मेरे साथ प्रसन्न करके जाओ। तो आदर्श तापसी के हाथों से अपना हाथ चटक के कहता है, मुझे दूर रहो, कितनी बार कहा है, तुम जैसी लड़की का चुना मुझे घिन होती है अपने आप से। शकुंतला जी आगे आते हुए कहती है, आदर्श तुम ऐसे कैसे तापसी से बात कर सकते हो, यह मत बोलो, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी थी। तो आदर्श उनकी तरफ गुस्से से खोलने हुए कहता है, होने वाली थी और हुई नहीं, यही अच्छा है। और आप क्या इसे मेरी होने वाली पत्नी लगा रखा है, मेरे सिर्फ एक ही पत्नी है जो कि अभी आपके सामने है। आइंदा से इस लड़की का नाम मेरे साथ जोड़ने की कोशिश की तो मैं आपसे अपने सारे रिश्ते खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। शकुंतला जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आप इस बदतमीज लड़की के लिए हमसे ऐसी बात कर रहे हैं, लगता है आपका भी ऊपर उनकी संगति का असर हो रहा है। याद रखिए हम इन्हें आपकी पत्नी नहीं मानते। तो आदर्श उनके बातों का जवाब देते हुए बोलता है कि आपका माननीय से या ना माने से सच नहीं बदल जाएगा कि वह मेरी पत्नी है, और यह मैं होने ही नहीं दूंगा कि कोई उसकी डिसरिस्पेक्ट करे, चाहे वो आप भी क्यों ना हो। आशी स्माइल करते हुए बोली, अभी कुछ सुनाए बाकी है मैसेज रघुवंशी, या अपनी और बेइज्जती करवानी है इस उम्र में। वैसे आपके भी करना में बहुत मशहूर है यहाँ पर। वैसे सुना था आप अपने मशहूर जमाने में एक नाचे वाली हुआ करती थी जो गली गली जाकर सब काम मनोरंजन करती थी। तो समझ नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ जमींदारानी बंध गई। ऐसा क्या फॉर्मूला आपने समय की पहली पत्नी को छोड़कर काका सनी आप जैसी चतुर चालाक और एक नाचे वाली को उनकी जगह दे दी। वही शकुंतला जी अपने लिए नाचे वाली सुनकर गुस्से से आशी की तरफ करने के लिए हाथ उठाती है कि उनका हाथ कोई बीच में ही पकड़ लेता है। तो सामने देखती है देवकी जी उनका हाथ पकड़ के उन्हें गुस्से से घर रही है। फिर देवकी जी गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। शकुंतला जी कहते हैं, तुम्हें तमीज नहीं है, जब कोई किसी को सबक सिखाए तो बीच में नहीं आते, और वैसे भी इस लड़की को तमीज सीखनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा ही इसमें अकड़ और घमंड है। देवकी जी मुस्कुराते हुए कहती है, घमंड होना और अकड़ होना अच्छी बात है, और वैसे भी उसमें अकड़ और घमंड होना ही चाहिए, क्योंकि वो रघुवंशी फैमिली की बहू के साथ अग्रवाल फैमिली की भी बेटी है, आपकी तरह किसी नाचे वाली की नहीं। समझ में आए बात? और हाथ अंदर से उठाया ना तो अगली बार तोड़ने से पहले सोचूंगी नहीं कि आपकी उम्र में और मेरी उम्र में कितना फर्क है। सुमित्रा जी आगे आते हुए कहती है, अच्छी तुम बीच में मत बोलो, वैसे भी वो सही कहा रही है, आशी बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो रही है, इसे तमीज सीखना बहुत जरूरी है। तो देवकी जी उनकी तरफ देखकर बोलते हैं, तमीज सिखाने वाली तुम, और वो होती कौन है? और तमीज इतनी ही ज्यादा सीखनी है तो पहले अपनी बेटी को सिखाओ जिसे रिश्तों के मायने नहीं पता। पहले बिना बात के रिश्ता छोड़कर गई, अब बिना बात के उसे रिश्ते को अपना रही है। जिसे मेरी बेटी ने सावरा है, उसे अपने बलबूते पर अपनाया है, उसे अपने दम पर हासिल किया है, तो अपनी बेटी को कहो दूसरों का हक छीना तुम नहीं सिखाया है ना। आखिर तुम भी तो एक भीख मिली हुई जिंदगी और खैरात में दिया हुआ प्यार जी रही हो। लड़ाई थोड़ी आगे और बढ़ती कि तभी शकुंतला जी किशोर जी की तरफ देखकर कहती है, उसे देख रहे हो, तुम्हारे रहते हमारे कितनी बेइज्जती हो रही है। CH22 आशी की प्लानिंग साजिश महायक सेकंड चैप्टर आएगा अंडस को 7 बजे, और शायद थर्ड भी डाल दूं 11:30 पर। दिल 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 दिल। आदर्श की बातों को सुनकर कशिश जी बोली, अगर आपको अपनी पत्नी को पूरे मसूरी शहर से मिलवाना चाहते हो तो पहले आपको कल महायज्ञ में बैठना होगा। कायदे से इस यज्ञ को आपकी शादी के 1 हफ्ते बाद हो जाना चाहिए था, मगर उस वक्त हालत ऐसे थे कि हम आप दोनों से कह नहीं पाए, तो अब हम चाहते हैं कि आप दोनों को इस यज्ञ में बैठना होगा। कशिश जी आशी की तरफ देखकर बोली, हम जानते हैं आपको बुरा लगा था उस वक्त, अगर आप चाहे तो इस यज्ञ में ना बैठे, मगर क्योंकि आपकी नफरत सही है, जिस वक्त आपको जो चीज मिलानी चाहिए था, जो सामान, वो प्यार अधिकार नहीं मिला। लेकिन इस यज्ञ से परिवार, आपके दादाजी की इज्जत का सवाल जुड़ा है। जो फैसला लेना सोच समझकर हमारा काम आपको कहना था, हमने कह दिया। आपके यज्ञ में ना सम्मिलित होने पर आपके ऊपर एक भी उठाने नहीं देंगे। आशी कशिश जी को देखाकर प्यार से बोली, हम नफरत आपके परिवार से करते हैं, बात सच है, और सबसे ज्यादा आपके पोते से जुड़े नम उसे रिश्ते सा करते हैं जो हमारी जिंदगी का फंस का फंडा बन चुका है। मगर उतना ये भी सच है कि हम आपसे और दादाजी से प्यार उसे ज्यादा करते हैं। जिस वक्त हमें किसी की सहारे और साथ की जरूरत थी तो सिर्फ कृष भाई के अलावा आप दोनों थे। हर कदम पर आप दोनों के लिए हम अपनी नफरत को कुछ देर के लिए साइड हटाकर यज्ञ में जरूर बैठेंगे, मगर आप वादा कीजिए उसके बाद आप हमें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हम आपको बाद में हट करें।
किशोर जी, ठीक है, जब आप कशिश जी के कहने पर उनका मन रखने के लिए इस यज्ञ में बैठ सकती हैं हमारी इज्जत को बचाने के लिए, तो हम आपके लिए इतना तो इतना कर ही सकते हैं। हम वादा करते हैं कि आगे से जो आप अपनी मकसद दिया इन लोगों को सजा देने के लिए जो कुछ भी करेगी हम उसमें आपका साथ जरूर देंगे और ना ही आपको रोकेंगे, आपके हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे और किसी भी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करेंगे, आगे से यह हमारा वादा है। शकुंतला जी इतनी देर से जो चुप थी वो गुस्से से कहती है, या हमारी हुकूमत चलती है और आप लोग अपनी ही यहाँ पर चला रहे हैं, आपको समझ नहीं आती। हमने कहा ना, ये लड़की इस घर की बहू नहीं हो सकती है, हमारा आखिरी फैसला है। लता जी आगे आते हुए प्यार और सम्मान के साथ शकुंतला जी की तरफ देखते हुए बोली, कई सहमति हैं, यहाँ आपकी हुकूमत चलती है मगर हमारे बेटे की जिंदगी कोई आपकी सियासत नहीं है जो आप उसका फैसला ले। और वैसे भी आदर्श ने कहा ना, तापसी से उसका कोई रिश्ता नहीं है, उसकी पत्नी सिर्फ आशी है, तो आप क्यों उसकी जिंदगी में एक मजबूरी को रिश्ते को ठोकना चाहती है। वैसे ही हमारे बच्चों ने 1 साल में बहुत दर्द झेला है, खास करके आशी ने। हम यह नहीं कहा है आदर्श ने नहीं जेल है, मगर गलती उसकी थी, उसने एक गलत इंसान को चुना और उससे शादी करने की चाह रखी। अगर अंत में वो है उसे आपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए मेरे बेटे को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए, गारंटी क्या है आगे ऐसी जो नौबत आएगी तो वो ऐसा नहीं करेगी। जो एक बार जा सकती है वो दोबारा भी जा सकती है। भले ही आदर्श और आशी की शादी मजबूरी में हुई मगर अब उनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि जो टूट जाए। और रही बात तोड़ने की, तो आदर्श के होते ही पर अब नहीं कोई तोड़ सकता। पहले आशी ने इस रिश्ते को अकेले संभाला था, अब बारी आदर्श की। ये सुनते ही आशी अपने मन में बोलती है, कल जो होगा उसके बाद तो आपका बेटा कोई रिश्ता संभालने ले लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि यह के बाद जो होगा उसके बाद तो मैं उसे किसी लायक छोड़ूंगी नहीं कि वह किसी से आंखें मिला सके। क्योंकि कल जो दिन आएगा उसकी जिंदगी में, वह मैंने भी उस दिन के हर एक पल को सहा था, तो उसे भी सहन होगा। शकुंतला जी गुस्से से बोली, आपके मुंह में भी जवान आ गई है। अब जो हमारे ही समाने हमसे इस लहजे में आप बात कर रही है, ये मत भूलो तुम सब की हम अभी भी इस घर के कर्ता धर्ता है। आशी, जिस शायद ज्यादा दिन तक ना रहे काकी सा तरह की आपकी हरकत है, उस हिसाब से आपको वहीं पर पहुंचा देगा जिस गली से आप यहां पहुंची हो। वैसे भी आपको ये हुकूमत और सियासत सुट नहीं करता, आपको तो वही गली में नाच गाकर लोगों का दिल बहलाना सुट करता है, तो आप वो ही करे। और जो जिसके काबिल होता है उसे वो मिलता है। हुकूमत संभला को बच्चों का कगल नहीं है, उसे संभालने के लिए शाही खून के साथ, वो ओहदा के साथ, उसमें रुतबा भी होना चाहिए जो आप में नहीं, क्योंकि आप अच्छे से जानती हो आपके अंदर किसका खून है। दादी, हमें हमारा रूम बता दीजिए, और हाँ, माँ भी हमारे रूम में रहेगी तो उनका भी सामान वहीं रखावा दीजिए। आदर्श, देव की माँ हमारे रूम में नहीं, हमारे रूम के साइड वाले रूम में रहेगी, और मैं तुम्हारा पति हूँ तो तुम मेरे साथ रहना चाहिए। आशी, काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जहां तक मुझे याद है मैं बिना पति के 1 साल से अकेले रह रही हूँ, तो ये बोलना थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको मिस्टर आदर्श रघुवंशी? आदर्श, हाँ रह रही हो, मांगे अब रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति को उसकी गलती का एहसास हो गया है, तो अब उसे तुम्हारे पास रहना है। आशी, आपकी उस संस्कारी वाइफी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके सो कोल्ड पति के साथ रहने में, इसे अच्छा मैं किराए का पति हायर करके उसे अपना पति कहना ज्यादा बेटर समझी, क्योंकि उसको भी पति पत्नी के रिश्तों की वैल्यू तो पता होगी। ये कहकर आशी देवकी जी को अपने साथ लेला नौकर के पीछे अपने कमरे में चाली जाती है। अखिलेश जी आदर्श के पास आकर बोले, आपने तीखी जवान से ज्यादा अपने एक्शन में प्यार लाओ, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, वैसे वो और नफरत करेगी। श्वेता, सच में किए का पति हिली आए और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे अपना बेटा बनाकर रखने में, क्योंकि मैंने आशी को बेटी मान लिया है। अगर उसके लिए तुम्हें प्रॉपर्टी और घर से बेदखल करना पड़े, मैं खुशी खुशी कर दूंगा, मांगर अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा, उसके लिए एक अच्छा सा हमसफर भी ढूंढ दूंगा। आदर्श दांत पिसते हुए बोला, लगता है आपको बड़ी जल्दी है मुझसे मेरी पत्नी को छिनाने की। अगर ऐसा हुआ तो अपनी वाली को भूल जाए, क्योंकि आप भी कोई सुटेबल नहीं है मेरी मोम के लिए, तो मैं भी उनके लिए किराए का पति ले आऊंगा। और रही बात मेरी वाली की, तो उसको तो मैं कैसे भी करके मना लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने घुटनों पर बैठकर उसके समाने गिड़गिड़ाना पड़े। मगर आपका क्या होगा जनाबे अली, वो आप सोचिए। ये कहकर आदर्श गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं अखिलेश जी लता जी की तरफ देखकर बोले, बच्चों की तरह की कैसा नालायक बेटा तुमने पैदा किया। हाँ देखो, मुझे अपनी ही बीवी से अलग करने पर तुला हुआ है, भलाई का जमाना नहीं है। लता जी उन्हें घुराते हुए बोली, अच्छा भलाई का जमाना नहीं है, तभी तो आप भी उसे उसकी बीवी से दूर करने की बात कर रहे थे। जैसे को तैसा दिया है मेरे बेटे ने, और मैंने कोई अकेले पेड़ा नहीं किया, उसे आपका भी अंश है उसमें, ये मत भूलिए। अखिलेश जी, मगर सारे गुण तुम्हारे हैं, उसे एकदम ज्वालामुखी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लता जी, मेरे गुण है ना उसमें, तो उसे और मुझसे दूर रही, वरना हम दोनों आपको स्वाहा कर देंगे। और आज आप छत पर जाकर सोना, समझे, मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है। ये कहकर लता जी अपने पर पटक कर चली जाती है।
काशीश जी, नालक तू बजी बिल्कुल अपने बेटे प्यार गया है। तुम दोनों मेरी बहू और पोटा बहू को परेशान कर रखा है, और तुम एक बात समझ लो, अगर मेरी बहू नहीं मानी तो तुम्हें भोग का प्रसाद नहीं मिलेगा, याद रखना। अखिलेश जी शोक होते हुए हड़बड़ा कर बोले, आज अब गजब है सबकी दादगिरी है, जो सब मुझे धमाकी देकर चले जाते हैं। तो क्या सोचा है, कैसे मनाओगे आप आंटी को, या नए अंकल आना पक्का है? ये कहकर कृष आयुष के पीछे ऊपर भाग जाता है। बाकी सबको भी नौकर उनके कमरे में उनका सामान रखकर उन्हें कमरा दिखा देते हैं। वहीं आशी देवकी के साथ नीचे हो रहे तमाशे को देखकर बोली, आगे का क्या सोच है तुमने? आशी, कुछ नहीं, बस इनकी बर्बादी का सोचा है, जो कल से होगी मेरे प्यार और उनके दुश्मन की। देवकी जी, तो क्या वो मान गया है इस खेल में तुम्हारा साथ देने को? कहीं कोई प्लेन तो नहीं उसका?